नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है सैंड सैंड रिलेटेड डिफेक्ट्स। तो इसमें हम बात करेंगे सैंड इरोजन की, सैंड वॉश की, सैंड ड्रॉप और सैंड क्रश। बेसिकली इरोजन और वॉश एक ही है और ड्रॉप और क्रश एक ही है। तो सैंड इरोजन और सैंड ड्रॉप जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सैंड रिलेटेड इश्यूज में, जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ड्राई सैंड। तो अगर आपके सैंड जो हम मोल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ड्राई है, उसमें मॉइस्चर कम रहेगा, तो सैंड इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में अगर उसमें आप कोर कोर डालोगे तो कोर डालते समय जो जो कि चूंकि सैंड ड्राई है वहां पर सैंड ड्रॉप भी होने के चांसेस। तो ड्राई सैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। वेंट सैंड नॉट क्लीन। अगर आप वेंटिंग करते हैं तो वेंटिंग के बाद थोड़ी बहुत सैंड लूज हो जाती है, तो उसे ब्लो करके निकालना बहुत जरूरी है। अगर उसे ब्लो करके आप नहीं निकालोगे तो उसके वजह से आपको जो सैंड है वो कैविटी में आपके गिरेगी और कैविटी में गिरने के वजह से सैंड ड्रॉप जैसे इश्यूज आपको दिखाई देंगे। तो सैंड वेंट सैंड नॉट क्लीन इज अनदर रीजन। एयर प्रेशर ऑफ इज वेरी हाई फॉर ब्लोइंग। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपका जो एयर प्रेशर है तो वो अगर काफी हाई है तो उसके वजह से भी आपको जो सैंड है वो इरोड हो सकती है। तो एयर प्रेशर को मेंटेन रखना, जब आप एयर एयर कर रहे हो, हवा इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्रेस हवा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका प्रेशर मेंटेन करना, उसका प्रेशर ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्टिमाइज शब्द मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेशर ज़्यादा है तो आपको सैंड इरोड हो जाएगी। अगर वो प्रेशर कम है तो जो सैंड है वो बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। उसे कम भी नहीं चाहिए और ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो दोनों केसेस में आपको सैंड का डिफेक्ट आ सकता है। यहाँ पर एक जगह इरोजन आ सकता है, दूसरी जगह वॉश आ सकता है। तो इसीलिए एयर प्रेशर को आपको ऑप्टिमाइज करना है। लूज सैंड नॉट क्लीन इन डाउनस्ट्रो। और जिस तरह से वेंटिंग की बात की उसी तरह डाउनस्ट्रो के अंदर भी जब हम डाउनस्ट्रो को निकालते हैं तो वहां पर कुछ सैंड लूज हो जाती है, तो उससे भी निकालना बहुत जरूरी है। अगर वो निकाला नहीं तो वो मेटल के प्रेशर के साथ में वो मेटल के साथ वो अंदर निकल जाएगी और सैंड वॉश का रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। पोरिंग टाइम टू लो। अगर पोरिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो पोरिंग टाइम बहुत कम है, यानी पोरिंग टाइम आपका पोरिंग स्पीड ज़्यादा है तो वो सैंड को इरोज करके लेके जाएगी, तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए पोरिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है। सैंड वॉश ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो भी सैंड को इरोड करके ले सकती है। तो दैट इज अनदर रीज़न फॉर सैंड वॉश। लेस गैप बिटवीन रनर बार एंड पैटर्न। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि आपका अगर रनर बार और पैटर्न के बीच में गैप कम है तो वहां पर आपको मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा। अगर आपको मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा तो वहां जो मोल्ड है वो सॉफ्ट रहेगा और मेटल के प्रेशर के वजह से फिर वो मट्टी है वो कास्टिंग के अंदर धुल के निकल जा सकती है। एक्सेस मटेरियल इन चिल। अगर आपके चिल में मटेरियल एक्सेस है तो वो जो मोल्ड में जब वो चिल हम इस्तेमाल करोगे तो उसके वहाँ पर आपको मोल्ड हार्डनेस ठीक से नहीं मिलेगा। वहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेटल है, मटेरियल है, तो उसके वजह से लूज सैंड रहेगी और वो लूज सैंड आपके कास्टिंग में आपको मिल जाएगी। हाई सैंड टेम्परेचर। आपका अगर सैंड का टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी से सैंड सूख जाएगा और मोल्ड सूख जाएगा। उसके वजह से आपका सैंड का इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेस सैंड वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आपका सैंड का कम है तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टन्स बढ़ेंगे तो सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा और सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली अगेन द सेम थिंग हैपन। आपका जो सैंड है वो इरोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई रिटर्न सैंड टेम्परेचर। आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसके वजह से कई बार ये होता है कि आपका जो टेम्परेचर है सैंड का वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर ही ज़्यादा है तो आपका प्रिपेयर्ड सैंड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उसके वजह से भी आपको सैंड इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोरिंग टाइम टू लो। पोरिंग टाइम बहुत कम रहेगा तो वो ऑलरेडी हमने बात की है। पोरिंग टाइम टू लो के वजह से इरोजन होने के चांसेस है। सैंड वॉश ड्यू टू हाई टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी हमने बात की है। सॉफ्ट राइमिंग। तो अगर मोल्ड हार्डनेस ठीक नहीं है तो मोल्ड हार्डनेस अगर कम है तो वहां से मोल्ड इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जोल्टिंग नॉट इनफ। अगर जोल्टिंग टाइम स्क्वीजिंग टाइम आपने
इम्प्रॉपर एडिक्वेट नहीं रखा है तो उसके वजह से आपको मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा। मोल्ड हार्डनेस नहीं है तो सैंड इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेस जीसीएस और एक्टिव क्ले, अगर आपका स्ट्रेंथ कम है, आपका एक्टिव क्ले कम होने की वजह से भी स्ट्रेंथ कम हो सकता है, बेंटोनाइट की क्वालिटी की वजह से खराब कम हो सकता है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपका मोल्ड हार्डनेस आपको अच्छा नहीं मिलेगा, एडिक्वेट नहीं होगा। उसकी वजह से सैंड वॉश होने के चांसेस या इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोल्ड क्लियरेंस लेस, तो मोल्ड में अगर क्लियरेंस नहीं है तो जब आप क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग के समय पे मोल्ड को मोल्ड टच होगा, मोल्ड को मोल्ड घिसेगा, उसके वजह से सैंड नीचे गिर के आपको सैंड ड्रॉप या सैंड वॉश के प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। रस्टी बोरिंग, बोरिंग अगर आपका रस्टी है तो मेटल ऑक्सीडाइज होता है, उसके वजह से आपको नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स आ सकते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हाई डस्ट कंटेंट इन बोरिंग, अगर डस्ट आपका ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं मेटल के अंदर से आपके कास्टिंग में आ सकता है, और जैसे कि मैंने बताया कि नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स आ सकते हैं। लैडर लाइनिंग मटेरियल वॉश आउट, अगर आपके लैडर का लाइनिंग का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं है तो वो कई बार मेटल के टेम्परेचर के वजह से, मेटल के प्रेशर के वजह से वो मटेरियल निकलने लगता है, और वो मटेरियल मेटल के साथ में आपके मोल्ड के अंदर जाता है, और उसके वजह से आपको नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स मिल सकते हैं। इनप्रॉपर सैंड मिक्सिंग, आपका सैंड मिक्सिंग यानी साइकिल टाइम जो है आपका, ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग टाइम अगर आपका सही नहीं है तो आपका मिक्सिंग सही नहीं होगा, और उसके वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको डिजायर प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी, जीसेस नहीं मिलेगा, बाइंडिंग जो है सैंड का वो अच्छा नहीं होगा, और उसके वजह से आपको सैंड इरोजन के जैसे डिफेक्ट या सैंड वॉश जैसे डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंड बेंटोनाइट क्वालिटी, अगेन इट कम्स टू लेस जीसीएस एंड एक्टिव क्ले। खराब बेंटोनाइट क्वालिटी की वजह से आपका जीसीएस कम होगा, आपका एक्टिव क्ले जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसके वजह से आपको सैंड रिलेटेड डिफेक्ट मिल सकते हैं। अंडरकट है तो अंडरकट के वजह से वहां पर जो सैंड है वो लूज रहेगी, वहां पर लूज सैंड जो है वो आगे जाके आपके कास्टिंग के मोल्ड के अंदर गिरेगी, और वहां पर आपको सैंड सैंड इंक्लूजन आपको मिल सकता है। कोर टू मोल्ड प्रिंट क्लियरेंस, जैसे मोल्ड टू मोल्ड हमने पहले बात की, मोल्ड का क्लियरेंस कम होना, तो उसी तरह कोर और मोल्ड के बीच का जो प्रिंट का क्लियरेंस है वो अगर कम रहेगा तो जब भी आप कोर डालोगे तो कोर घिस के जाएगी, वहां पे सैंड लूज होगी, और वो लूज सैंड सीधे आपके मोल्ड के अंदर गिरेगी। अगर आप इसे क्लीन करते हो तो ठीक है, अगर आप वो एरिया अगर आप क्रिटिकल है, थिन वॉल्ड है, वहां से शायद मट्टी बाहर नहीं निकलेगी, तो आपको वो बाद में सैंड के रूप में कास्टिंग में उस एरिया में आपको सैंड दिखेगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कोल्ड टू मोल्ड प्रिंट क्लियरेंस इज लेस, तो वो आपको वेरीफाई करना है। रफ पैटर्न सरफेस, पैटर्न का अगर सरफेस रफ है, पैटर्न ठीक से पॉलिश नहीं है, तो उसकी वजह से मोल्ड का सरफेस भी आपका रफ आएगा, और वो जो रफ सरफेस में जो लूज सैंड है वो लूज सैंड कहीं ना कहीं आपको कास्टिंग के अंदर दिखाई देगी। इन इनगेट टू क्लोज टू कास्टिंग, अगर कास्टिंग के बहुत नजदीक इनगेट है तो उसके वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है, क्योंकि वहां पर आपको एडिक्वेट मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा, और उसके वजह से आपको ये सैंड इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डैमेज रनर स्कीम, अगर आपका रनर बार या जो इनगेट है या डाउन स्क्रू है वो अगर डैमेज है, वो ठीक तरह से पॉलिश नहीं है, तो उसके वजह से जो मोड वहां पर आएगा वो भी ठीक नहीं आएगा, वहां पर लूज सैंड रहने के चांसेस, अंडरकट रहने के चांसेस है, जिसके वजह से जो मट्टी लूज रहेगी वो मेटल के साथ कास्टिंग के अंदर जाके आपको सैंड रिलेटेड डिफेक्ट दे सकती है। एमसील नॉट फिल्ड प्रॉपरली, रनर बार अगर 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 कहीं पे आपको एमसील भरना है वो ठीक से आपने भरा नहीं है, कुछ ज्यादा भरा है या फिर कम भर के वहां पर अंडरकट हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। आप मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि एमसील को अवॉइड कीजिए, आपके रनर बार या आपकी गेटिंग सिस्टम है वो मेटालिक कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। बॉक्स क्लीनिंग, दोनों तरह से बॉक्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है, अगर बॉक्स क्लीनिंग नहीं किया है तो वो जो मट्टी है वो लूज सैंड आपके मोल्ड में कहीं ना कहीं रहने के चांसेस है, स्पेशली जहां पर आपकी कैविटी है वो बॉक्स को चिपक के है, बहुत नजदीक है बॉक्स के आखिर के कोने से,
तो वहाँ पर ये चांसेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस ऑफ बॉक्स ड्रिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इजेक्शन स्पीड, आपका इजेक्शन का जो मोल्ड इजेक्शन का स्पीड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर बहुत लो है या बहुत ज़्यादा है तो दोनों केसेस में आपको सैंड इरोजन के चांसेस या फिर मोल्ड जो आपका उठ रहा है तो वहाँ पर वो मोल्ड में लूज सैंड रहने के या मोल्ड इरोड होने के चांसेस रहते हैं, तो उसके वजह से भी आपको ये सैंड इफेक्ट आ सकता है। तो इजेक्शन ऑफ मोल्ड इजेक्शन स्पीड शुड बी ऑप्टिमाइज, वो ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। लेस गैप बिटवीन टू कैविटीज, दो कैविटी के बीच में अगर गैप कम है तो वहां पर आपको मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा, और उसके वजह से वो जो सैंड है वो लूज सैंड आपके कास्टिंग के अंदर जाके जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेस गैप बिटवीन टू कैविटीज अनदर रीजन फॉर दैट। स्क्रू वेल डेप्थ लेस, आपका अगर स्क्रू वेल का जो डेप्थ है वो लेस रहेगा, कम रहेगा, तो वहां पर जो फिल्ट्रेशन का काम है, जो क्योंकि हम स्क्रू वेल इसलिए लगाते हैं कि पूरा मेटल अंदर स्क्रू वेल से बेस में जाएगा, और वहां पर जो डर्ट है, जो सैंड है, लूज सैंड जो वहां से अंदर की तरफ आई है, जो डर्ट आई है, जो इंक्लूजन्स आए हैं, तो वो फिल्टर होके अच्छा वाला मेटल आगे निकल जाए। तो वो अगर डेप्थ लेस है तो उसके वजह से ये जो इंक्लूजिंग मटेरियल है वो आगे जाके आपके कास्टिंग में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनगेट इन फ्रंट ऑफ लेटरिंग, लेटरिंग के सामने कभी भी इनगेट मत रखिए, उसके वजह से भी क्या होता है, लेटरिंग का जो एरिया है वहां पर कुछ न कुछ लूज सैंड होती है, तो वो मेटल के प्रेशर के वजह से थोके जाती है, और वो सैंड हमें कास्टिंग के अंदर देखने को मिलती है। शार्प एजेस इन पैटर्न कैविटी, पैटर्न कैविटी में शार्प एजेस को मत रखिएगा, वहां पर रेडियस होना बहुत जरूरी है। अगर रेडियस नहीं है तो शार्प एजेस में आपको जो लूज सैंड रहेगी वो कहीं ना कहीं कास्टिंग में जाके आपको सैंड इरोजन जैसे या सैंड ड्रॉप जैसे इश्यूज को आपको दिखाई देगी। इनकेट लोकेशन इन थिन सेक्शन, कभी भी थिन सेक्शन में इनकेट मत दीजिएगा, क्योंकि वहां पर अगेन सैंड इरोजन होगा, वहां पर प्रेशर से मेटल जाएगा, तो वो जो थिन सेक्शन है वहां से मट्टी धुल जाने के चांसेस है। तो हमेशा इनकेट को आप थिक सेक्शन में देंगे तो बेहतर रहेगा। मेटल टर्बुलेंस, मेटल का टर्बुलेंस कम कीजिए, उसके लिए आपको रनर बार, इनगेट, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो ठीक तरीके से आपने डिजाइन की है तो मेटल टर्बुलेंस अपने आप कम हो जाएगा। मोर इनगेट एरिया, इनगेट का एरिया जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इनगेट एरिया कम रखोगे तो प्रेशराइजेशन होगा, तो प्रेशराइजेशन ऑलवेज हैविंग अ चांसेस ऑफ इरोजन, तो उससे इरोजन बढ़ जाता है। तो इनगेट एरिया को अगर आप जितना ज्यादा रखोगे उतना आपका जो गेटिंग है नॉन प्रेशराइज होगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। आपका कुछ केसेस में, कुछ परिस्थितियों में आपको प्रेशराइज गेटिंग भी देना पड़ता है, तो वो परिस्थितियों आपको जान के उसमें वहां पर वो तब्दीली जरूर करनी होगी। दिस इज अगेन अ जनरलाइज स्टेटमेंट कि आपको इनगेट एरिया ऑप्टिमाइज रखना है ताकि आपका सैंड इरोजन ना हो। लो कॉम्पैक्टेबिलिटी, कॉम्पैक्टेबिलिटी कम रहेगी, इसका मतलब मॉइस्चर कम है, मॉइस्चर कम है आपका मतलब आपके सैंड ड्राई है, और ड्राई सैंड के वजह से आपको सैंड इरोजन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोरिंग फ्रॉम हाइट, अगर आप बहुत ऊंचाई से पोरिंग करते हैं, यानी बॉक्स की ऊंचाई और लैडल स्क्रू की ऊंचाई, उसमें अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा ऊंचाई से पोरिंग कर रहे हैं, तो प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर के वजह से टर्बुलेंस होगा, उसके वजह से आपका सैंड इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन मेटालिक इंक्लूजन, जैसे मैंने पहले बताया कि लैडल के अंदर का मेटल, बोरिंग के अंदर का डस्ट, इन सारी चीजों के वजह से, या स्लैग पाउडर जो आप नहीं निकाल रहे हो, वो सारी चीजें अंदर जाके नॉन मेटालिक इंक्लूजन जैसे डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इनॉकुलेशन नॉट मेल्टेड, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर आप इनॉकुलेशन डाल रहे हो वो मेल्ट नहीं हो रहा है, उसकी साइज आपको देखनी होगी, उसके प्रैक्टिस देखनी होगी, उसका टाइम, उसकी कब आप डाल रहे हो वो देखना होगा, कब डाल रहे हो उसके ऊपर आपकी उसकी साइज आपको डिफाइन करनी है। तो वो एक मेटालिक इंक्लूजन भी आप मशीनिंग के बाद देख सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि इंक्लूजन क्या है, साइन इंक्लूजन किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, क्या क्या कॉजेस है, क्या क्या रेमेडीज है। और उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को
अवॉइड करोगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे और डेफ़िनेटली आपका जो सैंड का रिजेक्शन है वो कम करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी